दुनिया का कोई भी देश जब खुद को ताकतवर कहता है तो उसके पीछे कई ऐसी वजहें होती हैं जिनके दम पर कोई मुल्क खुद को ताकतवर कहता है। कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है, इसके लिए सबसे पहले उस देश के मिलिट्री पावर को देखा जाता है। लेकिन मिलिट्री पावर को देखने के लिए जरूरी है कि उसके पास अपने हथियार हो जिसे उसने खुद ही बनाया है, वरना फौज में फौजियों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग इस गुमान में जी रहे हैं कि उसके पास बहुत बड़ी फौज है, लाखों सैनिक है, पर मैदानी जंग में तादाद कोई मायने नहीं रखती। एयरफोर्स की ताकत ही फौज की सबसे बड़ी ताकत कही जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोई भी मुल्क अगर खुद को बहुत बड़ा सुपर पावर कहता है, उसके पास फौज भी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उसके पास दूसरे देशों के हथियार मौजूद है तो उस देश को ताकतवर नहीं कहा जा सकता। जब तक कि वो खुद के पांव ना खड़े हो, उसे दूसरे के पांव पर खड़े होकर खुद को सुपर पावर कहना सिर्फ एक बकैती से ज्यादा कुछ भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर कोई मुल्क खुद को बहुत बड़ा मिलिट्री पावर कहता है तो ये जरूरी है कि उसके जितने भी हथियार हैं वो उसके खुद के बनाए हो, ना कि वो किसी दूसरे के हथियारों को खरीद कर खुद की पीठ थपथपा रहा हो। जाहिर सी बात है, अगर आप खुद को एक बहुत बड़ा ताकतवर कहते हैं और अपना पेट भरने के लिए पड़ोसियों से उधार मांगकर काम चलाते हैं तो आपको ताकतवर नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसी देश को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जाता है जिसके पास खुद के हथियार हो। मार्केट से हथियार, फाइटर जेट, मिसाइलें और भाड़े के टैंक खरीदकर कोई भी मुल्क बहुत बड़ा ताकतवर नहीं माना जाता। और इसके बाद एक ताकतवर मुल्क होने का तीसरा सबसे बड़ा पैमाना इकोनॉमी को देखा जाता है। किसी मुल्क की मईशत, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, और जिस भी मुल्क के पास अपनी मईशत को संभालने की ताकत मौजूद है, जरिया मौजूद है, ताकत मौजूद है, वो मुल्क एक ताकतवर मुल्क की फेहरिस्त में शुमार किया जाएगा। लेकिन सोचिए कि कोई मुल्क अगर ये कहे कि तुम्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे, तुम्हें अपने फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक लेने होंगे, वरना हम तुम्हारी चूड़ी टाइट कर देंगे, तुम पर हमला कर देंगे, तुमको तबाहो बर्बाद कर देंगे, तुमको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी काट देंगे, तो फिर सवाल तो उठता ही है कि अगर हथियारों के दम पर दूसरे देशों को धमकी दी जाएगी, उनके हक को छीना जाएगा, उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो उस डिप्लोमेसी नहीं कहते, उसे धमकी भी नहीं कहते, उसे गुंडागर्दी भी नहीं कहते, बल्कि उसे कहते हैं दादागिरी। और अमेरिका पूरी दुनिया में यही दादागिरी दिखा रहा है। जितने भी डरपोक नेता हैं वो अमेरिका के सामने अपना झुब्बा उठाकर नाच रहे हैं, फोटो खिंचाकर बहुत खुश हैं। मतलब अमेरिका को अपना माई बाप घोषित करके, अमेरिका को अपना अम्मा अब्बा बना के, डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा मानकर अगर कोई ये सोच रहा है कि हम तो बहुत बड़े विश्वगुरु हो गए हैं, बहुत ताकतवर हो गए हैं और हमसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं होगी, तब ये भी सवाल उठता है कि अमेरिका के सामने खड़ा होने पर जब पाव में कपकपी आने लगे, जिस्म में सिरहन तारी हो जाए और पैजामा गीला हो जाए, तो उसे बहादुरी नहीं कहते, बल्कि उसे कहते हैं डर, खौफ। डिप्लोमेसी की जबान में उसे बुजदिली कहते हैं और सियासी जबान में कहते हैं कायरता। अमेरिका अपनी उंगली पर पूरी दुनिया को नचाना चाहता है और जितने भी चुके हुए देश मौजूद हैं वो अमेरिका को अपना पीर साहब मानते हैं। ये बात अलग है कि मस्जिद में माथा टेकते वक्त वो अल्लाह को याद करते हैं, रसूल को याद करते हैं, लेकिन दुनियावी जिंदगी में बिना अमेरिका की मर्जी के खुद का पैजामा भी नहीं संभाल सकते। और इस हद तक अमेरिका के चरणों में झुक चुके हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि वो बहुत बड़े गुलाम बन चुके हैं। अमेरिका चाहता है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे, यूरेनियम को एनरिच करना बंद कर दे। अमेरिका चाहता है कि जो भी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है वो उसे किसी तीसरे ममालिक के हवाले कर दे। यानी कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब कुछ अमेरिका ही तय करेगा। और अमेरिका ही तय करेगा कि कौन सा देश कितना अनाज खाएगा, कितना पानी पिएगा, कितना नहाएगा, कितना धोएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, कब जागेगा। ये सब कुछ अमेरिका ही तय करना चाहता है। अल जजीरा ने तुर्की, कतर और मिस्र के 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकना होगा और वो भी 3 साल के लिए अपना एनरिचमेंट को रोकना होगा। इसके बाद 1.5% तक एनरिचमेंट महदूद करनी होगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ना होगा। यानी जो 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है उसे किसी तीसरे ममालिक के हवाले करना होगा। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आना। मतलब ये तो दादागिरी है कि अगर तुमने अपना
यहाँ बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा बनाई है तो उन तमाम दवाओं को तबाह करना होगा या फिर किसी तीसरे ममालिक के हवाले करना होगा और एक भिखारी की तरह दूसरे के आगे हाथ फैलाना होगा। अमेरिका शायद यही चाहता है। एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ना ईरान को बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर ईरान के पास आज न्यूक्लियर हथियार होता या ईरान आज एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बना चुका होता तो ना अमेरिका की औकात थी और ना ही उसके छोटे भैया इसराइल की औकात थी कि वो ईरान को धमकी दे सके। इनमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत करने पर रजामंदी जाहिर की है। यानी अगर बातचीत होगी तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, न्यूक्लियर डील के लिए बात होगी, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कोई बातचीत होगी। यही मंशा है कि ईरान को हर तरह से पंगु बना दिया जाए। इसलिए ईरान को उसके एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है और बैलिस्टिक प्रोग्राम को भी छोड़ने की शर्त पेश की गई है। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद जो भी उसके हथियारबंद संगठन मौजूद हैं, जिन्हें हिजबुल्लाह बताया जाता है, कतायब हिजबुल्लाह और हमास कहा जाता है, उनको हथियार देना बंद करना होगा। उनके मिलिट्री मदद नहीं की जाएगी, ऐसा अमेरिका चाहता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ न्यूक्लियर डील पर ही बातचीत होगी। परमाणु समझौते से इतर बैलिस्टिक प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही उनके सहयोगी हथियार बनाने वाले संगठनों के मामले में कोई बात होगी। यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डील के मामलों में बातचीत होगी और उसका रुख बैलिस्टिक प्रोग्राम की ओर नहीं होगा और ना ही उसका रुख मिडिल ईस्ट में मौजूद मददगार और खासदार हथियारबंद संगठनों से होगा। अब ईरान ने मुलाकात की जगह तुर्की से बदलकर ओमान रख दिया है और इस बातचीत में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान ही होगी और कोई तीसरा पक्ष मौजूद नहीं रहेगा और ना ही इस मामले में कोई इलाकाई सियासत की जा सकेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका अपने किन नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह रहा है। अमेरिका ने कहा कि जो भी नागरिक ईरान छोड़ सकते हैं वो छोड़ दे, चाहे तुर्की या आर्मेनिया के रास्ते ही ईरान क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन हर हाल में ईरान से निकल जाए। और जो लोग ईरान से नहीं निकल सकते वो खुद को महफूज करने के लिए किसी शेल्टर में चले जाएं। यानी कुल मिलाकर ये इशारा उन लोगों के लिए है जो जाहिर तौर पर भले ही हमारे हो ना हो पर काम तो अमेरिका के लिए ही करते हैं और ऐसे ही लोग ईरान में गली गली, चौराहे चौराहे, मोहल्ले मोहल्ले मिल जाएंगे जो अमेरिका के लिए काम करते रहते हैं, बस उनकी पहचान जाहिर नहीं है। खैर, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अमेरिका पूरी दुनिया को ही गुलाम बनाने पर तुला हुआ है और मुस्लिम दुनिया पहले से ज्यादा अमेरिका के सामने सर झुकाकर खड़ी है। लेकिन ईरान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो दुश्मन को ललकार रहा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, आओ हमसे लड़ो, तब पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है। हालांकि दुनिया भर की निगाहें अमेरिका और ईरान की बातचीत पर टिकी हुई हैं। अमेरिका एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसका सदर खुद को शांति दूत कहता है, पर दुनिया उसे शांति का दुश्मन समझ रही है। ईरान भी उसे ठेंगा दिखा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।